अस्सलाम वालेकुम जी। यामीन जदून आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने चैनल साइंस टेक के साथ। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो है ओसिलेशन में जो हम बात कर रहे थे। ओसिलेशन के अंदर अब हम बात करेंगे कि जी डैम्पिंग क्या चीज़ होती है। तो आज का जो गोल है वो डैम्पिंग की हम स्टडी करेंगे। डैम्प्ड ओसिलेशन या डैम्पिंग क्या चीज़ है और ये क्यों होती है, इसकी क्या वजह है। ठीक है, तो इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि आपको डैम्पिंग के मतलब सब चीज़ें क्लियर हो जाएं कि डैम्पिंग है क्या और इसमें जो सिस्टम की एनर्जी है वो कैसे कम हो रही होती है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ डैम्पिंग क्या हैं। 3 टाइप्स ऑफ डैम्पिंग हम स्टडी करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखें ओसिलेटिंग बॉडी पे हमने इससे पहले बात की थी कि ओसिलेटिंग बॉडी पे देर आर 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं। 3 टाइप ऑफ फोर्सेस कौन सी कि जी आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स, ये हमने पहले बात की थी कि जी विदाउट रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपने मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है, और इसके बगैर ये इंटरनल फोर्स होती है, इसके बगैर ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जी इन केस ऑफ स्प्रिंग, ये अगर स्मूथ सरफेस पे ऑसिलेट कर रहा है ये बॉडी, तो ये स्प्रिंग की मदद से अगर हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन से ला के छोड़ा है तो स्प्रिंग इस पे एक फोर्स लगाता है बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंशन जो टूवर्ड्स मीन पोजीशन पे होती है। और अगर स्प्रिंग फुली कंप्रेस्ड हो जाए, ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन को क्रॉस करके इस एक्सट्रीम पे आ जाए, तो रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगती है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है हमने देखा था कि ये कॉज ऑफ ऑसिलेशन है, इसके बगैर ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है, और इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट होती है। और अगर सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स हो, बाकी कोई फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो। अब बात करते हैं कि जी एक्सटर्नल फोर्स क्या है। कि जैसे देखें ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट की एनर्जी को चेंज नहीं करेगी। नो चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम। तो रिस्टोरिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ ये फोर्सेज अगर ऑब्जेक्ट पे लग रही हो तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री ऑसिलेशन में होता है। ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है वो कम नहीं होता वक्त के साथ साथ। तो ये हमने बात की थी कि जी इससे पहले जितनी भी हमने डिस्कशन की थी वो फ्री ऑसिलेशंस की थी। और फ्री ऑसिलेशन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि नो एक्सटर्नल नेट फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स की हम क्या बात करते हैं कि जी एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली क्या होती है कि जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर ऑसिलेट कर रहा है और लिक्विड के अंदर जो है वो उसकी जो विस्कस ड्रैग फोर्स है वो इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स हो, लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, विस्कस ड्रैग हो, तो फिर उस सूरत में फ्री ऑसिलेशन नहीं होगी। तो इससे पहले जितनी हमने बात करते थे कि जी फ्री ऑसिलेशन में ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल नॉट चेंज विद टाइम टी, और ये फ्री ऑसिलेशन में ऑब्जेक्ट का ये एम्पलीट्यूड सेम रहेगा चाहे हम किसी भी वक्त
देखें, सो दिस विल रिमेन सेम, और ये दिस इज टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। दूसरी बात होती है कि जी अगर दूसरा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस लग रही हैं उधर ऑब्जेक्ट पे, एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस, इसकी बात हम करते हैं कि जी कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। तो इस सूरत में ऑब्जेक्ट का जो एम्पलीट्यूड है, ये रेजिस्टिव फोर्सेस क्या करेंगी ऑब्जेक्ट का, कि ऑब्जेक्ट की जो टोटल एनर्जी है, लेट्स से ये हम बात कर रहे हैं, ये mass attached with the spring है, and this is at equilibrium position। मैंने क्या किया कि इस mass को यहाँ से पुल किया और इस पॉइंट से छोड़ दिया। नाउ स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। अगर ये सरफेस रफ हो तो यहाँ पे क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी अप्लाई होगी, जो किस डायरेक्शन में होगी, फ्रिक्शन फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होगी, दिस इज फ्रिक्शन। और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह की सिचुएशन में आ गया है, मीन पोजीशन को क्रॉस करके इधर चला गया है, उस सूरत में फ्रिक्शन फोर्स जो होगी, अगर ये स्प्रिंग अब कंप्रेस हो गया और ये अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो अब क्या होगा कि दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स इधर होगी और फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अब इस डायरेक्शन में होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रही है कि हमेशा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को के अपोजिट लग रही है मोशन के, और इस फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्ट क्या होगा कि ये इस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी यूज होगी। सो ये फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी ड्रेन करेगा, विल टेक एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी ना, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस सिस्टम से जो एनर्जी ये लेगा फ्रिक्शन फोर्स, इससे इस ऑसिलेटिंग बॉडी की एनर्जी जो है वो कम होती रहेगी। तो ये इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करने के बजाय इवेंचुअली, मतलब पहले इन दो पोजीशन पे था, फिर आस्ता आस्ता अगली दफा इधर तक पहुंचेगा, फिर इधर तक, तो इवेंचुअली ये रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट जो है, इवेंचुअली वो रेस्ट पे आ जाता है। जैसे कि दूसरी एग्जांपल में हम बात करेंगे, अगर ये मैस अटैच, दिस इज सिंपल पेंडुलम, और इसमें इसको आपने यहाँ से ला के छोड़ा, ठीक है, अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो इवेंचुअली ये क्या होगा, इसको अगर आप छोड़ देंगे तो आस्ता आस्ता ये रेस्ट पे आ जाएगा। फ्यू ऑसिलेशन परफॉर्म करने के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द बॉडी इज यूज्ड टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस। या यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकती है, अगर ये फॉर एग्जांपल आपने किसी यहाँ पे कोई बेरिंग है, वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, तो उस वजह से भी इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जब सिर्फ एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट पे, तो उस सूरत में एनर्जी जो है वो एनर्जी डिक्रीज विद टाइम, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस विद टाइम। टोटल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है वो भी डिक्रीजेस विद टाइम। ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, और हमने देखा था कि टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम की क्या है, ई टोटल, हमने पीछे बात की थी, आप जाके रिवाइज कर देना, 1/2 m
ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट जो है दैट इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम इज द मास। सो टोटल एनर्जी जो है अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड जो है वो एक्स वो भी वक्त के साथ साथ कम होगा। अब सिर्फ अगर रेजिस्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट पे तो उस तरह की मोशन को हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसकी डेफिनेशन क्या आप लिखेंगे कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, कि डैम्प या डैम्पिंग क्या होती है। आप कहेंगे डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड of oscillating body due to presence of external resistive forces is known as damping, is known as damping. So damping क्या है? Damping is the decrease in amplitude of oscillating body due to the presence of external forces. ठीक हो गया। अब देखिए कि जी या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जी रेजिस्टिव फोर्स तो आपने देख लिया कि जी रेजिस्टिव फोर्स के की प्रेजेंस में जो ऑसिलेशन होगी उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक। सो अब इसमें अगर हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करें तो उसमें इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो है एयर रेजिस्टेंस डैम करवा रही है। यहाँ पे जो है वो फ्रिक्शन फोर्स प्लस एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है, इस सब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट कर रही है। तो इस सूरत में कॉजेज ऑफ डैम्पिंग भी पता होना चाहिए। या एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है और इधर जो है वो एक स्प्रिंग के साथ मैस अटैच है। इसकी ऑसिलेशन जब आप करवाएंगे तो इसकी ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड जो है वो जो होगी वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉजेज ऑफ डैम्पिंग है आपको पता है कि जो लिक्विड और इस ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो विस्कस ड्रैग फोर्स होगी जो हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, विस्कस ड्रैग जो है वो नीचे लग रही है। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो विस्कस ड्रैग जो है वो ऊपर लग रही है। तो विस्कस ड्रैग फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट की सरफेस और लिक्विड के बीच में होती है आपको पता है, और दैट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड मोशन। तो वो उस फोर्स की प्रेजेंस में इस ऑब्जेक्ट की जो ऑसिलेशन होगी वो डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाएगी। अच्छा, अब डैम्प्ड ऑसिलेशन में अगर हम बात करें तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की टाइप्स होती हैं 3। बिफोर गोइंग टू द डैम्प्ड ऑसिलेशन टाइप्स, इससे मैं फोर्सेस की स्टडी की बात कर रहा था कि जी फोर्सेस कितनी लग रही हैं। एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है, दूसरा जो है एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स लग रही है। तो तीसरा यहाँ पे बताता चलूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स लग रही हो, इसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहेंगे। कि एक्सटर्नल अगर आपके पास ड्राइविंग फोर्स ये क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट मसलन इसकी एग्जांपल समझाने के लिए मैं ये करूंगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो आप यहाँ से एक फोर्स पीरियडिकली लगाई जा रहे हैं। मतलब पहले लगाया इधर, जैसे इसने ऑसिलेशन कंप्लीट करके आया फिर आपने ऑसिलेशन इसको फोर्स लगा दी। जैसे एक बच्चा स्विंग पे झूला झूल रहा है और आप उसको पुश कर रहे हो बार बार पीरियडिकली, तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स इस पे लग रही है। और इस सूरत में इस ये फोर्स जो है सब्जेक्ट की एनर्जी को इंक्रीज करेगी, इस ऑसिलेशन को मेंटेन करेगी।
और इसको हम जब स्टडी करेंगे इस फोर्स की प्रेजेंस में रेजोनेंस को स्टडी करेंगे तो अलग बात होगी, तो वो अलग डिस्कशन में मैं लेके आऊंगा। तो अभी तीन तरह की फोर्सेस और रेजिस्टिव फोर्सेस की प्रेजेंस में हम डैम्पिंग को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो मेरा फोकस अब यहाँ पे होगा। अब देखिए डैम्प्ड ऑसिलेशन में तीन तरह की डैम्पिंग होती है। एक को हम कहते हैं जी लाइट डैम्पिंग। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि जी लाइट डैम्पिंग क्या होती है। लाइट डैम्पिंग, और दूसरी के नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसका स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो है वो क्रिटिकल डैम्पिंग, और तीसरी चीज होगी जो है वो हैवी डैम्पिंग। तो सबसे पहले हम लाइट डैम्पिंग की स्टडी करेंगे कि लाइट डैम्पिंग क्या होती है। इसमें क्या ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन परफॉर्म होती है, नहीं होती, किस लेवल की रेजिस्टिव फोर्स इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है। लाइट डैम्पिंग में बच्चों अगर बात करें तो लाइट डैम्पिंग में ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स इतनी ज्यादा नहीं होती। ऑब्जेक्ट जो है अपनी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होता है। मसलन इसका ग्राफ अगर हम देखें लाइट डैम्पिंग का, तो यहाँ से आपको सारा सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लाइट डैम्पिंग में बच्चों अगर आपने ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन से ला के छोड़ा है, तो ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा होगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लाइट डैम्पिंग। यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इस एक्सिस पे टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है आपका ये दिखाया गया है। अब देखें इसमें ऑब्जर्व करें कि ओसिलेशन तो इसमें हो रही है, ठीक है, मतलब ओसिलेशन ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन फर्क क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज हो रहा है। एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज हो रहा है आप देखें, यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखें तो लेट्स से दिस इज A1। यहाँ पे इनिशियल एम्पलीट्यूड देखें तो A0 ज्यादा है, बाद में एम्पलीट्यूड देखें तो A2 ये और कम हो गया, फिर फर्दर आगे जाए सो एम्पलीट्यूड A डिक्रीजेज विद टाइम T। लेकिन एक और अहम बात कि इसमें टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये अहम बात है। तो तीसरा फैक्ट कि टाइम पीरियड T रिमेन्स सेम। जब T सेम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम रहती है। सो फ्रीक्वेंसी आप चाहे इधर से निकालें, चाहे आप इन दो पीक से निकालें, चाहे इधर से निकालें, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम। एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अगर आप एम्पलीट्यूड का इन्वेलप ड्रॉ करें तो आपके पास ये सिचुएशन बनती है। ये देखें, amplitude of the system decreases exponentially. So there is a decrease in amplitude is exponential. Amplitude decreases exponentially. और इसकी एग्जाम्पल क्या है कि लाइट डैम्पिंग किस में हो रही है कि जैसे आपने स्विंग जो है या सिंपल पेंडुलम उसको अगर आपने छोड़ दिया है एक्सट्रीम पोजीशन से ला के इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर आप उसकी मोशन की बात कर रहे हो तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लाइट डैम्पिंग।
अब यहाँ से आपने इसको एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज किया तो क्या होगा कि ये ऑसिलेशन परफॉर्म करता जाएगा। शुरू में ये इन दो पोजीशन के बीच में आएगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फिर ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड इसका कम होगा बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस। तो इसलिए पहले ये इन दो पोजीशन तक आया, अगली सिचुएशन में थोड़ी देर बाद इसकी जो पोजीशन होगी वो थोड़ी सी अगली अगर दफा की बात करूं तो वो थोड़ी देर बाद ये इन दो पोजीशन पे आ जाएगा और थोड़ी देर बाद ये इन दो पोजीशन पे आ जाएगा, तो इवेंचुअली ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ये इन दो पोजीशन तक हमेशा रहेगा नहीं। ठीक है, थोड़ी देर बाद एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम will decrease with time t or eventually amplitude will become zero after some time t। अच्छा, ये भी मैं बता सकता हूँ कि जी एम्पलीट्यूड जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है उसका अगर ग्राफ देखा जाए, उसकी इक्वेशन देखी जाए तो वो e माइनस के कांस्टेंट टाइम थी। ये हमने देखा था कि जी एक्सपोनेंशियल डिके की जो इक्वेशन मतलब एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम इज इनिशियल एम्पलीट्यूड इनटू ई पावर माइनस के कांस्टेंट टाइम टी। ये डिके कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड एंड दिस इज एम्पलीट्यूड विद टाइम टी। लेकिन आपको ए लेवल के लिए इस इक्वेशन का जानना जरूरी नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम हो रहा है और टोटल एनर्जी वक्त के साथ साथ कम हो रही है। मसलन अगर पूछे जी कि ऑब्जेक्ट इस, फॉर एग्जांपल ये T1 है, ये T2 है, तो T1 से T2 तक आते हुए लॉस ऑफ एनर्जी क्या है। ठीक है, तो ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। और दूसरी चीज पेपर में ये पूछी जाती है कि इस ग्राफ को देख के कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट डैम्प्ड ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है या फ्री ऑसिलेशन है। तो आप क्या इसकी रीजन लिखेंगे, आप कहेंगे जी एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम टी, so it is damped oscillation. Which feature of the graph indicates that this is damped oscillation? तो आप कहेंगे the amplitude of the oscillation is decreasing with time t, so it is damped oscillation। अगर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज ना हो रहा होता, इस तरह होता, तो फिर ये एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन होती, ये हमने बात की हुई ऑलरेडी। लेकिन इस केस में दिस इज डैम्प्ड ऑसिलेशन बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग। अब पेपर में दूसरा सवाल भी आता है कि T1 से लेके T2 तक लॉस ऑफ एनर्जी हम निकालनी है तो क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखिए एनर्जी एट T1 क्या होगी, दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट, यहाँ पे मैं दिया हुआ है A1 स्क्वायर, दिस इज एम्पलीट्यूड, माइनस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर A2 स्क्वायर विच इज एम्पलीट्यूड ओवर हेयर। सो हमने देखा था कि जी टोटल एनर्जी इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी किसी T1 पे भी हम बता सकते हैं और T2 पे भी बता सकते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी लॉस इन एनर्जी। तो ये आपसे पूछ सकता है कि जी टोटल एनर्जी किसी भी वक्त आप बता सकें। ठीक है, इनिशियल टोटल एनर्जी भी पूछ सकता है, वो ये एम्पलीट्यूड यूज करेंगे, और बाद में भी किसी भी जगह टोटल एनर्जी यूज निकालने के लिए ओमेगा विल रिमेन सेम जो आपने निकाला हुआ है। ठीक है, ओके जी। सो लाइट डैम्पिंग बेसिकली जो है वो किन किन सिस्टम में होती है, जैसे आपने मैस स्प्रिंग के साथ अटैच है और फ्रिक्शन फोर्सेस उस पर एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो भी एग्जांपल ऑफ लाइट डैम्पिंग ही होगी। मसलन एक तो मैंने सिंपल पेंडुलम में एग्जांपल दे दी, दूसरा जो है ये जो स्प्रिंग के साथ मैस अटैच है, इसको अगर आपने ला के छोड़ा हुआ है एक्सट्रीम पोजीशन से, इस सूरत में इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन ये ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा होगा, और इसकी एग्जांपल भी जो है ये इसका एम्पलीट्यूड भी वक्त के साथ साथ कम हो रहा होगा, तो ये भी लाइट डैम्पिंग को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, सो
लाइट डैम्पिंग में फर्क, लाइट डैम्पिंग की पहचान क्या है कि इसमें ऑसिलेशन एग्जिस्ट कर रही होती है, एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम हो रहा होता है, टोटल एनर्जी वक्त के साथ साथ कम हो रही होती है, तो इसलिए जो है वो इसको हम कहते हैं लाइट डैम्पिंग। दूसरा हम बात करते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग क्या चीज होती है। फिर मैंने एक ही ग्राफ पे सारों को बताना है आपको कि जी इन तीनों का ग्राफ कैसा बनेगा। ये दूसरी टाइप है क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी से क्विकली एज पॉसिबल अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है। ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू मीन पोजीशन एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर आपने एक्सट्रीम पोजीशन से लाके ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है तो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे फौरन से आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं इस पे। ये मच ग्रेटर रेजिस्टिव फोर्सेस आर देयर, सो इसलिए इसमें कोई ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं हो रही होती। तो हम कहेंगे नो ऑसिलेशन विल बी देयर। ऑब्जेक्ट मेन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। मसलन ये हम अज्यूम करते हैं कि जी ये बहुत ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्सेस के अंदर एक हमने या किसी लिक्विड के अंदर इस ऑब्जेक्ट को लाके ड्रॉप किया है, सिंपल पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन से, और इस एक्सट्रीम पोजीशन से के बाद क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट क्विकली यहाँ तक आता है और यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पे आके ये एंड हो जाती है इसकी ऑसिलेशन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस आर टू मच, रेजिस्टिव फोर्सेस आर टू मच, तो ऑसिलेशन जो है वो बहुत जल्दी से ये ऑसिलेशन खत्म हो जाती है। मतलब ऑब्जेक्ट की सारी एनर्जी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस खत्म कर देती हैं। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका ग्राफ बनाया जाए टाइम के साथ साथ, तो आप सोचेंगे क्या होगा, क्या ये ऑसिलेशन तो है नहीं है, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और आपने यहाँ से लाके इसको छोड़ा है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो फौरन से ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, तो देख लें इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट आपका ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से नीचे अब ऑब्जेक्ट गया ही नहीं है, इसलिए जो है वो इसमें नो ऑसिलेशन इज देयर एंड वेरी शॉर्ट टाइम में ऑब्जेक्ट जो है अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। दिस इज मीन पोजीशन। ठीक है, सो नो 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 ऑसिलेशन इज देयर। और क्रिटिकल डैम की जो है एग्जांपल कौन सी होगी, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि जी शॉक एब्जॉर्बर्स जो हैं वो गाड़ियों में लगे होते हैं, इनका आपने नाम तो सुना होगा, और ये काम क्या करते हैं। ये क्या करते हैं कि जी इस तरह स्प्रिंग टाइप डिवाइस होती है, जब आपकी गाड़ी किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो अगर शॉक एब्जॉर्बर नहीं होंगे तो आपकी गाड़ी जो है इस तरह अप एंड डाउन ऑसिलेट करती जाएगी। ठीक है, और शॉक एब्जॉर्बर क्या करते हैं कि उस गाड़ी को फौरन से ही मीन पोजीशंस पे ले आते हैं, उसकी ऑसिलेशन परफॉर्म किए बगैर, वरना क्या होता है कि अनईजी फील हो रहा होता है और आप ऑसिलेशन ही परफॉर्म कर रहे होते। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करते हैं कि गाड़ी को क्विकली इस तरह, ये डिवाइस होती है ये स्प्रिंग, तो ये क्या करते हैं कि ये गाड़ी को क्विकली अपने मीन पोजीशन पे ले आते हैं, ऑसिलेशन को जल्दी डैम्प करवा देते हैं। तो इसलिए दिस इज एन एडवांटेज ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होती, हम उसको अपने फायदे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इसका जो है वो फायदा है। या दूसरी एग्जांपल जो है वो अगर आप देखें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में आ गया, या दूसरी एग्जांपल इसके हम देख सकते हैं कि पॉइंटर्स ऑफ एनालॉग मीटर्स। एनालॉग मीटर आप जानते हैं कि वो
एक डिजिटल मीटर होते हैं, दूसरा एनालॉग मीटर होते हैं। एनालॉग मीटर के पॉइंटर्स जो हैं, ये पॉइंटर है। अगर इसकी हमने एक रीडिंग ली और रीडिंग लेने के बाद जो है ये इस इन पॉइंटर्स में हम हैवी डैम्पिंग, सॉरी क्रिटिकल डैम्पिंग लगा के इसको वापस ऑसिलेशन जो है, वरना ये ऑसिलेशन परफॉर्म करता रहता है, तो इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे फौरन से लाया जाता है। सो क्रिटिकल डैम्पिंग में नो ऑसिलेशन परफॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट वापस जो है अपने मीन पोजीशन पे एज क्विकली एज पॉसिबल आ जाता है, विद शॉर्टेस्ट टाइम आ जाता है। इसके अलावा तीसरी डैम्पिंग होती है, वो उसको हम कहते हैं हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग में भी ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं हो रही होती और ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन की तरफ आता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लेता है। ठीक है, तो इसलिए हैवी डैम्पिंग का अगर मैं ग्राफ बनाऊं एज कंपेयर टू द क्रिटिकल डैम्पिंग, तो हैवी डैम्पिंग में ऑब्जेक्ट का ये काफी टाइम लेता है टू रीच द मीन पोजीशन। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। तो अब देखने मीन पोजीशन तक आते आते इट विल टेक मच टाइम एज कंपेयर टू द क्रिटिकल डैम्पिंग। और इसी ग्राफ पे अगर मैं क्रिटिकल डैम्पिंग का भी ग्राफ बनाऊं, तो वो क्रिटिकल डैम्पिंग में ये होता है, दिस इज क्रिटिकल और दिस इज हैवी डैम्पिंग। हैवी डैम्पिंग में अगर आप ग्राफिकली देखें यहाँ से, तो हैवी डैम्पिंग में क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट अपनी जो रेजिस्टर फोर्सेस की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे आता है, लेकिन काफी टाइम लेता है। ठीक है, सो इट टेक लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू द क्रिटिकल डैम्पिंग टू रीच टू द मीन पोजीशन। मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट को, अगर हम ये कहें कि इसमें हैवी डैम्पिंग हो, तो ये आपने यहाँ से ड्रॉप किया, तो इट विल टेक लॉन्ग 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 टाइम टू रीच ओवर हेयर, बट इट विल नॉट गो अवे फ्रॉम दिस मीन पोजीशन, देयर इज नो ऑसिलेशन। मतलब इसमें भी नो ऑसिलेशन इज देयर। और दूसरी बात है, टेक ग्रेटर टाइम एज कंपेयर टू क्रिटिकल डैम्पिंग। डैम्पिंग टू रीच टू मीन पोजीशन। इसका क्या फायदा हो सकता है, इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस पे जरा सोचिए। आपके जहन में कोई एग्जांपल आ रही हो कि जी हम हैवी डैम्पिंग को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अब आपको बता देता हूँ कि जो डोर कैचेस होते हैं, दे यूज कैचेस या कैचेस दे यूज हैवी डैम्पिंग के दरवाजे को। आपने देखा होगा कि दरवाजे के ऊपर जो लगे होते हैं, आपने दरवाजा ओपन किया है तो वो ऑटोमेटिकली दरवाजे को क्लोज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ऐसे नहीं कि फौरन से द्रज करके दरवाजा लगे। सो दे टेक टाइम टू क्लोज द डोर। सो इस डिस्कशन में हमने अगर एक ही ग्राफ में तीनों को ड्रा करें, फिर आपकी सिचुएशन आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर ये टाइम टी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है, ये आप बता सकते हैं आपकी ये कौन सी ऑसिलेशन है। दिस इज लाइट डैम्पिंग। ठीक है, और दूसरे ग्राफ को मैं डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। और इसी में अगर मैं ये करूं, ये कौन सी है जी, इन कंपैरिजन टू दिस हम एक डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं इसके लिए। लेट मी टेक ब्लैक कलर।
ये देख लें। तो ये जो होगा, दिस इज लाइट, सॉरी दिस इज हैवी डैम्पिंग, दिस इज क्रिटिकल डैम्पिंग, और दिस इज लाइट डैम्पिंग। एक ही ग्राफ पे अब आपको सारी चीजें नजर आ गई कि जी एक में ऑसिलेशन परफॉर्म हो रही होती है, इस हैवी डैम्पिंग में ऑसिलेशन परफॉर्म नहीं हो रही थी, लेकिन मीन पोजीशन पे पहुंचते पहुंचते डिस्प्लेसमेंट जीरो होते होते टाइम ज्यादा लगता है, और जो क्रिटिकल डैम्पिंग है इसमें मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट फौरन से आ जाता है। सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ डैम्पिंग। मुझे उम्मीद है आपको इस मेरे लेक्चर से फायदा हुआ होगा। अगर क्विक रिकैप करें इसका दोबारा से, तो हमने देखा है कि जी आज की डिस्कशन यहाँ से शुरू हुई थी कि जी किसी ऑसिलेटिंग बॉडी पे कितनी तरह की फोर्सेस लग सकती हैं। वो हमने देखा जी कि तीन तरह की फोर्सेस लग सकती हैं, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्सेस हों, और रिस्टोरिंग फोर्सेस के साथ साथ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है तो ऑब्जेक्ट की फिर जो ऑसिलेशन होगी वो डैम्प नहीं होगी, ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड वक्त के साथ साथ कम नहीं होगा, उसको हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशन। अगर एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्सेस दो तरह की हो सकती हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस हो सकती हैं, या एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑब्जेक्ट पे हम लगा सकते हैं, ड्राइविंग फोर्सेस। तो अगर रेजिस्टिव फोर्सेस होगी तो ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन होगी उसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे, और फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी को डिक्रीज कर रही होंगी, ठीक है। और उससे जो ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही होगी, उससे हमने फिर डैम्पिंग की टाइप्स की बात की कि तीन टाइप्स होती हैं, लाइट, क्रिटिकल एंड हैवी डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग में ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशन परफॉर्म हो रही होती है। कैम्ब्रिज में यही सवाल आता है लाइट डैम्पिंग में कि आपको ये ग्राफ दिया होता है, वो कहता है कि जी बताएं ग्राफ से कैसे पता चल रहा है कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है या नहीं, तो आप कहेंगे कि चूंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है। बाकी इस तरह का कोई सवाल नहीं आया हुआ कि जी आप बताएंगे लाइट डैम्पिंग है, क्रिटिकल है या क्या है, तो इसमें आपको वरी होने की जरूरत नहीं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं हो रहा होगा, और एम्पलीट्यूड इसका जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होगा। फिर एनर्जी कहाँ जा रही होती है, एनर्जी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आपकी जा रही होती है। फिर क्रिटिकल डैम्पिंग में हमने देखा कि जी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे क्विकली आ जाता है, नो ऑसिलेशन इज देयर, और इसकी एग्जांपल हमने कहा कि शॉक एब्जॉर्बर में जो गाड़ियों में लगे होते हैं। और फिर उसकी अदर एग्जांपल, अदर टाइप जो है वो हैवी डैम्पिंग की हमने डिस्कस की, ठीक है। तो डैम्पिंग की तीनों किस्में हमने डिस्कस की। डैम्पिंग का सोर्स क्या है, डैम्पिंग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो उसका अभी तक तो आप फ्रिक्शनल फोर्सेस या ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर ऑसिलेट करवा दें तो वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, फ्रिक्शन फोर्सेस हैं। इसके अलावा आगे अगली डिस्कशन में जाके बताऊंगा कि जी अगर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूज करके जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की प्रोडक्शन में जो एनर्जी यूज हो रही होगी वो भी सिस्टम की एनर्जी से ही आ रही होगी, ऑसिलेटिंग बॉडी से, तो वो भी एन एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन ही होगी। तो उसको मैं एक नए लेक्चर में, नए डिस्कशन में कराऊंगा ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। अगर आपको मेरे इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है और आप समझते हैं कि इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।